वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कल के वीडियो को देखने के बाद एक बहन ने कमेंट किया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोचिंग सेंटर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मदद नहीं पहुंचाते। बहन, इसकी 3 वजह है और मैं डिटेल से आज तीनों वजह को क्लियर करूंगा कि क्यों मैं अक्सर कहता हूं कि हमें मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे पास अपनी एक कंटेंट क्रिएटर टीम है और बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ इनरोल्ड हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं और मेरी टीम मिलकर एक कंटेंट तैयार करेंगे। उस कंटेंट को तैयार करने में हम लोग मूल पुस्तकों की मदद लेंगे, उसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हैं उनकी मदद लेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम उसमें समाहित कर देंगे जो अतिरिक्त होगी। वजह यह है कि जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगना भी चाहिए, ओ दिस थिंग इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। ये चीज़ जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेबस में या इसके कंटेंट में ये दूसरे कहीं नहीं है, मतलब ये कंटेंट सबसे अच्छा है। वहाँ वो स्टूडेंट ये भूल जाएगा कि ये कंटेंट आउट ऑफ द सिलेबस है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आप लोगों को आकर्षित करने के लिए शामिल किया गया। अब होगा क्या कि जब आप मेरा कंटेंट पढ़ेंगे और मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद लगातार आप उसी को आधार बना लेंगे, मूल पुस्तकें आप पूरी तरह अवहेलना कर चुके। अब होगा क्या आपके साथ में, मैं और मेरी टीम टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे और वो टेस्ट सीरीज पूरी तरह से मेरे उसी दिए गए कंटेंट पर बेस्ड होगी। अब वो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे उसके अंदर कि मेरे कंटेंट के आधार पर बनी हुई, मेरे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे। 100 में से आप 80 प्रश्न कर लेंगे, लेकिन इन 80 प्रश्नों में से कम 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो वाइड ऑफ द मार्क है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आपके आगामी परीक्षा से। और वही 15-20 प्रश्न आप अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे, देखो ये हमारे अंदर ये चीज़ भी है। आपके दोस्त कहेंगे ये हमने किताबों में तो कहीं पढ़ी नहीं, तो कि नहीं ये भी है सिलेबस में, फलाने ने डाली है और हमने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो आप अपने साथ साथ अपने उस दोस्त को भी खींच लेंगे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। देखिए ये मार्केट स्ट्रैटेजी होती है और इस मार्केट स्ट्रैटेजी का शिकार सबसे ज़्यादा जो हुए हैं ना, वो हमारे बेरोजगार युवा हुए हैं। इस तरह से पूरा गेम प्लान तैयार किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि इफ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वर नॉट देयर वी वुडंट हैव बीन एबल टू अटेन सक्सेस। अगर कोचिंग संस्थाएं नहीं होती तो क्या होता, हम तो कुछ नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। इसका एक दूसरा नुकसान और ये है कि जब आप कोचिंग के मटेरियल को पढ़ रहे हैं और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहता है द मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ इज सफिशिएंट, मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्सर आप देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद एक दावा करते हैं। अभी नीट का रिज़ल्ट आया, उसमें भी ये दावा किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसमें भी दावा किया जाता है एक कैंडिडेट 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। ये संभव नहीं है, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसका फ़ोटो छाप देते हैं। ये कैसे होता है? कल को आप सफल हो जाएंगे और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। आपको करना क्या है, अपना एक पुराना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है और एक फ़र्जी एनरोलमेंट नंबर हासिल करना है। उसके बाद मैं आपका चेहरे को बेचूंगा और बाकी 100 लोगों को गुमराह करूंगा। यही हो रहा है, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब ये सब चीज़ें चूंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत चलती है, तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दावा और करते हैं जो आपको जानना चाहिए कि मान लीजिए जैसे अभी ये पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, जैसे ही पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम समाप्त हुआ, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की। हमारे दिए गए कंटेंट में से 90% प्रश्न आए, 95% प्रश्न, एक ने तो हद कर दी 99% प्रश्न आए। कभी सोचा है आपने कि ऐसा कैसे होता है? ये कहने में वो गलत नहीं है कि हाँ आए होंगे, मैं भी मानता हूँ कि उनके कंटेंट में से 95% आए होंगे, लेकिन इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। क्यों कमाल नहीं है? क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। जितनी चीज़ें हैं वो तो दी ही दी है सिलेबस में। अगर 10 चीज़ें हैं तो उन्होंने सिलेबस में 18 चीज़ें भर दी है, जो है उसके अलावा भी 8 चीज़ें और एक्स्ट्रा दे दी है ताकि बच्चा उसको पढ़ ले। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, आपने तो सब कुछ उसको दे दिया है।
सारा कंटेंट उसको दे दिया है, तो अब उस कंटेंट में कहीं ना कहीं से तो प्रश्न आना ही है। कंटेंट के बाहर, सिलेबस के बाहर से तो प्रश्न आएगा नहीं। फिर आपका ये दावा होता है कि देखो हमारे अंदर से 90% प्रश्न आए। तो ये गुमराह करने का एक दूसरा तरीका होता है। और युवा चूँकि बेरोजगार हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, अपने परिवार का प्रेशर रहता है, अपने जीवन साथी का, अपने होने वाले जीवन साथी का प्रेशर रहता है, उस पर समाज का, जिस सोसाइटी में आप बेरोजगार लोग, हम लोग रहते हैं, उस समाज का, कि अगर शर्मा जी का लड़का सिलेक्ट हो गया तो वर्मा जी का भी होना चाहिए, वरना वर्मा जी के लड़के का जीना मुहाल कर देंगे वो मोहल्ले वाले। तो ये कोई कमाल नहीं है कि दिए गए कंटेंट में से प्रश्न आ रहे हैं। कमाल तो ये है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्टिव मटेरियल देता है और सिलेक्टिव मटेरियल देने के बाद वो ये दावा करे कि देखिए मैंने आपको सिलेक्टिव मटेरियल दिया था और उसमें से 60% प्रश्न आपके आए, मैं कहूँगा वो कमाल की बात है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। ये दूसरी वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कोच नहीं कर रहे हैं आपको, ये कोच नहीं कर रहे, एक्चुअली ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं और ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं आपके परिवार के पैसों का। क्योंकि एक बार आप उनका कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद कहते हैं अब फलानी टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके पैसे दो। क्या है ये? आप क्यों इस तरफ डाइवर्ट होते हैं? और गौर करेंगे आप, किसी भी परीक्षा के पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रश्न पत्र हमेशा मूल पुस्तकों से ही बनेगा। आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, अगर आपके पास मूल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, आपके रिट के संदर्भ में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मूल पुस्तकों का अर्थ हुआ आपके 6ठी से 10वीं तक की किताबें। अगर ये मूल पुस्तकों का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी कोचिंग कर लें, तथ्यात्मक प्रश्न तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चूंकि आपने 6ठी से 10वीं तक की किताबों के दर्शन को नहीं समझा है, उसकी फिलॉसफी को नहीं समझा है, दिए गए कंटेंट के पीछे निहित कारणों को नहीं समझा है, तो फिर आपकी सफलता की संभावनाएं धूमिल हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना है जो ये दावा कर सके कि मेरा कंटेंट मूल पुस्तकों के कंटेंट से बेहतर है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। और अगर कोई ये दावा करता है तो इट इज़ अ ब्लेटेंट फॉल्सहुड, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। क्यों? मैं आपको एक सामान्य एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 6ठी क्लास के बच्चे की उम्र क्या होती है? अगर कोई बच्चा 6ठी क्लास में है तो करीब 6 साल का होगा जब वो पहली में आया होगा, तो 12 साल का हुआ जब वो 6ठी में आया, तो 12 साल के बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए 6ठी कक्षा की किताबें बनाई जाती है, कंटेंट दिया जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ताकि जब वो 12 साल का बालक उस कंटेंट को पढ़े तो उसका दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके, समझ सके, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सके। तो आसान भाषा तो किताबों की होनी चाहिए, खास तौर से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, बहुत सरल भाषा में दी हुई है, तथ्यों का जाल नहीं है उसमें, बेहद आसान किताबें, लेकिन हम उन्हें नहीं पढ़ते। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, किसी भी परीक्षा का, मूल पुस्तकों से ही प्रश्न आएंगे। अब ये जितना कोचिंग मटेरियल आपका है, ये इन्हीं मूल पुस्तकों से तैयार किया जाता है, प्लस इसमें और बहुत सारे सोर्सेज से जानकारियां लेकर डाल दी जाती है। तो ऐसा कंटेंट आपके लिए नुकसानदायक ही है, और मैं उसको कम से कम ये मानता हूँ कि वो नुकसानदायक है, क्योंकि जितने में आप वो एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ते उतने में आप मूल पुस्तकों के अगर नोट्स बनाए होते तो 2 रिवीजन कर लेते। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अन्यथा ना लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम है आपको एक दिशा दे देना, एक गाइडेंस दे देना। वो आपको ये बता सकते हैं कि पढ़ना कैसे है, किस तरह से टाइम टेबल को सेट किया जाता है, ठीक है, नोट मेकिंग कैसे की जाती है, ये आप उनके नोट्स देख के समझ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा ही आधार आप उनको बना रहे हैं, पूरा ही आधार आप उनके नोट्स को बना रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज तो अगर मैंने कंटेंट बनाया तो मैं ही टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, तो मेरा कंटेंट मेरी टेस्ट सीरीज। और उस पर अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं, इसके आधार पर मैं अपने सब्जेक्ट में 60 में से 55 नंबर ले आऊँगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। उम्मीद है आप मेरे इस शब्दों की गहराई को समझ रहे होंगे। कुछ छात्र एक गलती और कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छी तरह तैयार कर चुका,
अब मुझे ABC कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल तैयार करना चाहिए। और वो क्या करते हैं, दोनों जगह से मटेरियल ले लेते हैं, उसको कंबाइंड कर देते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं। तो अगर ABC ने 10% एक्स्ट्रा मटेरियल दिया था, XYZ ने 10% एक्स्ट्रा मटेरियल दिया था, तो 20% तो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी उसको पढ़नी और समझनी और याद करनी पड़ेगी जिसका उसकी परीक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसके एग्जाम में नहीं आने वाली है, पर उसको टाइम तो पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक डिवाइडेशन कर सके कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो कोई भी कोचिंग संस्थान हो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, वो सिर्फ आपको दिशा दे सकता है, वो सिर्फ आपको दिशा दे सकता, नहीं छेड़ो मत, समझ में आ रहा है आपको। तो कुल मिलाकर कोचिंग संस्थाएं और इनका मटेरियल इन परीक्षाओं में कितना कारगर है ये आप समझ गए होंगे। और इस तरह के झूठे दावों के प्रभाव में न आए कि मेरे कंटेंट से 90% प्रश्न आए, 95% प्रश्न आए। अरे आपने 100 में से 100 चीज़ें बहुत डिटेल से वैसे ही दे दी है, तो इसमें आपका कमाल क्या है? कमाल तो तब होता जब 100 चीज़ें हैं और आप उसमें से सिलेक्ट करके 45 चीज़ें देते और उसमें से 42 चीज़ें परीक्षाओं में आती। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। तो कोचिंग संस्थाओं का रोल आज की इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये लोग मानते हैं कि इफ़ आवर ward or our child is not sent to some good coaching institutes, then he won't be able to fight national competitive examination or the competitive examination which are conducted in some states. ये एक गलतफहमी है। मूल पुस्तकें एक बार आप तैयार करके तो देखिए। रिट के संदर्भ में मुझसे पूछा जाता है बाल विकास के लिए, मैं आपको तुरंत गाइड कर देता हूँ कि अगर आप 11वीं और 12वीं की साइकोलॉजी की पुस्तकें पढ़ लेते हैं, आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि अवधारणात्मक क्वेश्चन जो आएंगे रिट में वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, आप करके देखिए इसको। आप इन किताबों को तैयार कीजिए और पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अंग्रेजी का सवाल आता है तो मैं आपसे कहता हूँ, या हिंदी का सवाल आता है तो मैं कहता हूँ कि 6ठी से 10वीं तक जो किताबें चल रही है उनमें जो ग्रामर कंटेंट दिया हुआ है, जो साहित्यिक कंटेंट दिया हुआ है, उसको आधार बनाइए, उसी में से प्रश्न आते हैं। और यकीन नहीं है तो 2018 का पेपर देख लीजिए, किताबों में से एग्जाम्पल वैसे के वैसे उठकर प्रश्न के रूप में आ गए। ये करना है आपको। सेम स्ट्रेटेजी आप संस्कृत के साथ अपना सकते हैं, सोशल साइंस, साइंस मैथ के लिए भी आप यही स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन किताबों का जिस्ट बाजार में अवेलेबल है वो किताब उठा लाओ। एक सवाल और आया था कि सर फलाना पब्लिशर की किताब अच्छी है या फलाना पब्लिकेशन की किताब अच्छी है। मैं आपको पुनः क्लियर कर दूं, अगर आप कोई से भी पब्लिशर की किताब लाएंगे, 2 पब्लिशर की किताबें उठा लाइए आप, जब आप उन दोनों को सामने रखेंगे आप पाएंगे कि 90% कंटेंट दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों ने अपना कंटेंट मूल पुस्तकों से बनाया है। ये अलग बात है कि उनके देने का तरीका अलग है और उन्होंने बहुत सारी एडिशनल चीज़ें उसमें डाल दी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आप जिस्ट की किताबें लाते हैं जिसमें सारांश दिया हुआ होता है, किताबों में 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकों का सारांश है, नई पुस्तकों का भी और पुरानी पुस्तकों का भी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा मिलेगी और आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो MCQs के आधार पर कंडक्ट होती है, सफलता का एक ही रास्ता है, एक ही रहस्य है, और वो है आप कितनी बार अपने कंटेंट को रिवाइज करते हैं। अगर आपने 10 बार रिवाइज किया है, आपकी सफलता की संभावना 80% है। अगर किसी ने 15 बार रिवाइज किया है तो उसकी सफलता की संभावना आपकी सफलता से 5 गुना अधिक है। ये आप मानकर चलिए। ये सारा रिवीजन का खेल है और आप भी अपने रिवीजन को अच्छी तरह से कीजिए, इधर उधर मत भटकिए और जितना हो सके कंटेंट को कम से कम रखिए, मटेरियल को कम से कम रखिए, उतना ही पढ़िए जितना आपके सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिलेबस के अंदर जैसे सामाजिक विज्ञान ही आप ले लेते हैं और सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका कोई 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के अंदर कोई टॉपिक है जो आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रहा है, तो उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर गांधीवादी दर्शन को बहुत संक्षेप में दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है वो संक्षेप में ही रहेगा। आप उसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके लिए बाजार से एक 250 पेज की किताब लाएंगे सिर्फ गांधी दर्शन को पढ़ने के लिए, क्या फ़ायदा होगा आपको?
सिर्फ ये कि अगर दर्शन में से 1-2 प्रश्न और आ गए तो आप उसको कर पाएंगे, लेकिन 2 नंबर के प्रश्न करने के चक्कर में आपने बाकी के 58 प्रश्नों की 58 नंबर की अवहेलना की, ये समझदारी नहीं है। तो समान समय दीजिए, उतना ही पढ़िए जितना आपकी किताबों में है, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा आपकी सफलता की संभावना है। और ये परीक्षा आपसे अपेक्षा करती है कि आप दिए गए समय में प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लें। अब दिए गए समय में प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने के संदर्भ में सिर्फ 2 चुनौती आपके सामने परीक्षा हॉल में आएगी। पहली चुनौती आएगी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संबंध में, और दूसरी चुनौती आएगी किसी भी एक भाषा के संबंध में, क्योंकि जनरली हम सभी में कि एक भाषा स्ट्रांग होती है तो दूसरी नहीं होती। तो इन बातों का ध्यान रखें और इन दोनों को साथ लेते हुए चलें। उम्मीद है आप की गलतफहमी दूर हो गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक, ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, मिलते हैं फिर और किसी अगले वीडियो में।